सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू करियर अड्डा। तो आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो ये है कि अगले 40 दिन में CUET GAT में अपना मैक्सिमम स्कोर कैसे लेकर है, कैसे 250 में से जो भी मैक्सिमम स्कोर हमारी कैपेसिटी में है उसको कैसे पहुंचा जा सके एंड व्हाट कैन वी डू टू अचीव दैट। तो उसको लेकर आज हम डिस्कशन करेंगे, कैसे हमको तैयारी करनी है, अपनी तैयारी में क्या क्या पॉइंट्स को आपके ध्यान में रखना है, कैसे सब्जेक्ट को टैकल करना है, LR कैसे पढ़ना है, कॉन्ट्स कैसे पढ़ना है, GK कैसे पढ़ना है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें साथ के साथ में टाइम कैसे मैनेज करना है, चाहे वो डोमेन का हो, लैंग्वेज का हो, एवरीथिंग। बहुत सारे डाउट आपके मन में है, बहुत सारे बच्चे अभी CUET में, ठीक है, जो अभी बोर्ड्स के एग्जाम देकर बिल्कुल फ्रेश आउट हुए हैं, उनके मन में भी ये डाउट है कैसे हम लोग स्कोर करेंगे मैक्सिमम, और बाकी सबके मन में भी डाउट है। तो उसको आज क्लियर करेंगे एंड एंड तक जुड़ना मत भूलना, क्योंकि एंड में हम लोग बहुत ही स्पेशल मैं आपको टिप दूंगा जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली, चाहे वो लैंग्वेज, GAT, डोमेन कुछ भी हो। तो मेरा नाम है आयुष सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन CUET GAT इन 40 डेज। चलिए शुरू करते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CUET में आपको पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पता हो कि भाई वहां पे 3 सेक्शंस आते हैं, देयर इज लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट की अगर आप बात करोगे, क्योंकि हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही रहने वाला है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में हम लोग अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। तो देखो, CUET में ओवरऑल आपको पता हो कि हर पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो जनरल टेस्ट में भी ओवरऑल 50 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो 50 क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। वहां पर आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आता है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। ये आपके जनरल टेस्ट का डिस्कशन है, यहाँ पे जनरल लिखा है पर जनरल होगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यार ये आपके लिए नए सब्जेक्ट्स हैं, आपने क्लास 12 में अपने डोमेन के सब्जेक्ट पढ़ रखे होते हैं, आपने लैंग्वेज मोरलेस, आपको सब लोगों को अपनी जब स्पेसिफिक भाषा होती है वो आती होती है, बट ये कंप्लीटली नया होता है। यहाँ पे एक नए नए चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जब GK पढ़ने जाते हो तो GK पढ़ने आपको रियलाइज होता है कि आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, ठीक है, और बहुत कुछ नया भी पढ़ना होता है, वो भी 40 दिन के अंदर अंदर। सेम लॉजिकल रीजनिंग में, सेम क्वांट्स में आपको बहुत सारे नए नए चैप्टर्स करने होते हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, चाहे वो रेशियो हो, परसेंटेज हो, आप अगर LR में जाओगे तो सिलॉगिज्म हो, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट हो, व्हाटएवर इट इज, आपके लिए सब नया होता है। तो करा कैसे जाए, मन में सवाल आना चाहिए, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको स्कोर कितना करना है। तो इसमें ओवरऑल आपके आएंगे 50 क्वेश्चंस, ध्यान रखना 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड 50 क्वेश्चंस पे आप मैक्सिमम फॉर एवरी क्वेश्चन यू गेट 5 मार्क्स। अगर आप करेक्ट करते हो, अगर आप गलत करते हो, आप 1 नंबर लूज करते हो। तो अगर आपने सपोज के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, एक में +5 है, बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि कैसे होती है नेगेटिव मार्किंग, और एक में आपको गलत हो गया तो उसका माइनस होगा, नेट स्कोर आपका +4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपकी माइनस मार्किंग काम करती है, ठीक है। तो चलो भाई सबसे पहले देखते हैं कि भाई इनके जो चैप्टर्स होते हैं, जो आपके डिविजन है, इनका सिलेबस क्या क्या होता है। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग शुरू करोगे, लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैंने आपके सामने लिख दिए, इनको कवर करना होता है। तो सिलॉगिज्म हो गया, अजम्पशन हो गया, कंक्लूजन है, पजल्स है, सीटिंग अरेंजमेंट है, वेन डायग्राम है, ब्लड रिलेशन है, सब कुछ करना होता है। आइडियली अगर मैं नेक्स्ट 40 डेज की बात करूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप सबसे ज्यादा रफ्तार से कर पाओगे, ठीक है, रिलेटिवली ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, ज्यादा जनरल दिमाग लगता है, इसमें स्पेसिफिक दिमाग नहीं लगता है, ठीक है। तो काफी आसानी से करा जा सकता है, और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, एटलीस्ट कि 20 डेज में कवर हो जाए, 20 डेज में कवर हो जाए, या फिर आप दिन का इसको बहुत ज्यादा टाइम ना दो। अगर आप पूरे 30 दिन लगा रहे हो, फिर 40 दिन लगा रहे हो, कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका दिन का 40 मिनट, 1 घंटा, इससे ऊपर आप इसमें ना दो, बिकॉज उससे ज्यादा आपका टाइम बाकी के 2 सब्जेक्ट्स डिमांड करते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी, कुछ चीजें जो आपको टिप्स बताओ जो हेल्प करेंगी। जैसे यहां पर आपको आएगा कोडिंग डिकोडिंग आता है। अब कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज बहुत हेल्प करती है कि अगर आपको अपने अल्फाबेट्स का नंबर याद हो, जैसे हम लोग ना एक इजोटी चलता है, इजोटी क्या चलता है, अब सर को, सर अल्फाबेट्स का नंबर क्या होता है, देखो अल्फाबेट्स का नंबर इसकी, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, 26 लेटर होते हैं। अब उससे फर्क नहीं पड़ता, बेटा हिंदी आती नहीं है इसमें, तो इंग्लिश के ही करने पड़ेंगे आपको। 26 लेटर होते हैं आपके, तो 26 लेटर आप उनके सीरियल वाइज याद रख सको। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपसे बोले कोई C, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये 3 की बात हो रही है, A तो 1 की बात हो रही है, E तो 5 की बात हो रही है। इजोटी यहाँ पे चलता है मेरे हिसाब से। आइडियली अगर आप रोज पढ़ोगे उसको और रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो आप सारे के सारे लर्न कर सकते हो। जैसे मुझे अगर रैंडमली पूछता है कि P क्या होता है, मैं बता सकता हूँ 16 होता है, Q क्या होता है 17 होता है, S क्या होता है 19 होता है, V क्या होता है 22 होता है। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस से याद हो जाता है बहुत जल्दी, तो ये आप कर सकते हो। इजोटी हाँ इसके लिए दिया जाता है क्योंकि आपके 5, ठीक है, माइलस्टोन नंबर्स बोल सकते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं कि भैया आपका E से आ जाता है 5, J से 10, O से 15, T से 20 और 22 से 25, है ना। तो ये आपको बोला जाता है। तो ऐसे ही सारे ट्रिक्स एंड टिप्स का यूज करके आप क्लासेस के थ्रू करो, ठीक है। अब वो क्लासेस आपकी चॉइस, आप कहीं से लेते हो, ऑब्वियसली बात है, बेस्ट क्लासेस हमारी करियर अड्डा पर होती है, ठीक है। तो अमित सर आपको LR पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। सेम आता है आपको क्वांट्स। अब क्वांट्स में भी आपके नए नए चैप्टर आते हैं। अब ये चैप्टर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमने बचपन में कोई पढ़े नहीं है, पढ़ रखे हैं आपने मेंसुरेशन में अरिथमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस बचपन से करा होगा, अलजेब्रा पढ़ा होगा जो एक्स निकालते हैं ना, ज्योमेट्री पढ़ रखा होगा, मेंसुरेशन पढ़ रखा होगा। यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है, अब आपको बचपन में जो आपने करा था ना, आपका पेपर होता है 3 घंटे का, आप करते थे डेरिवेशन की, इसका डेरिवेशन ये होता है, फॉर्मूला ऐसे आता है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका 1 घंटे का पेपर होगा और 1 घंटे में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है 16 लाख बच्चों को बीट करते हुए।
यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपका एब्सोल्यूट स्कोर आएगा 250 में से 200 तो हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे होता है कि भाई 250 में से 200 अगर सबके आ रहे हैं ना, तो आपका 201 आना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। अब एक टिप जो मैं दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, टेबल से याद होनी चाहिए, ठीक है, टेबल से याद होनी चाहिए अप टू 30, ठीक है, स्क्वायर से याद होनी चाहिए अप टू 50 तक के स्क्वायर याद हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, एंड क्यूब्स याद होनी चाहिए अप टू 25। इसको क्या करो, एक पेपर पे लिख लो और जहां पे पढ़ते हो सामने लगा लो, कि आपने सामने लगा लिया, ठीक है, अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आएगा उसको कवर करते जाएंगे। और यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि आपको अपना टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर करना है एंड जल्दी से जल्दी क्वेश्चन लगाने, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहाँ पे एलआर और क्यू में दोनों में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी, बिकॉज कई सारे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। क्वेश्चन रिपीट होगा, बहुत लो चांस है, क्योंकि अभी पेपर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यूजुअली ये तब होता है जब पेपर मैच्योर हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तब ये चीज़ें होती है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया एज इट इज। बट यहाँ पर इसके कम चांसेस है, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि अगले 30 to 35 डेज में आपका पूरा सिलेबस हो जाए। यहाँ पर एक चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी आपको कि आपकी प्रैक्टिस साथ में साथ हो। आप ये नहीं कर सकते हो कि पहले आप एक तरह से सारे के सारे टॉपिक पढ़ लोगे, फिर उसके बाद रिविजन स्टार्ट करोगे, लेट हो जाएगा तब तक आपका एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुका होगा, वो आप कर ही नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपने परसेंटेज सपोज करते आज ने आप पढ़ा, तो आप परसेंटेज का डीपीपी लगाओ, आप परसेंटेज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, परसेंटेज में आप मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट दो, तब जाके प्रिपरेशन अच्छी बैठती है। ये नहीं होना चाहिए कि हम पहले सिलेबस करेंगे फिर करेंगे मॉक टेस्ट, तब तो नहीं हो पाएगा बेटा, साथ के साथ ही करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। फाइनली आपका आता है जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, जीके एंड करंट अफेयर्स। अब जीके एंड करंट अफेयर्स में ओवरऑल डिवीजन आपका बहुत सारा होता है। जैसे अगर आप बात करोगे, यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड की 15 से 20 क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी शिफ्ट कौन सी है, 15 से 20 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्स से ओवरऑल रहेगा आपका, ठीक है। और उसमें पॉलिटी के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 1 से 2, जनरल साइंस के 2 से 4। अब जनरल साइंस पे ध्यान रखना, साइंस सुन के घबरा मत जाना, ठीक है। इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपकी क्लास 11 12 की आएगी, 10 तक जो आपने साइंस पढ़ी, 9 10 तक की, वही बेसिक साइंस आती है, ठीक है। एंड मिसलेनियस में बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आपके समिट्स वगैरह होते हैं, एंड फाइनली आपका आता है करंट अफेयर्स। अब ये ओवरऑल आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं आपको एक बहुत ईमानदारी से चीज़ बताऊंगा, क्वांट्स एलआर ये इंटेंसिटी डिमांड करते हैं। ये क्या डिमांड करते हैं, इंटेंसिटी। वहां पे आपको चाहिए कि आप अगर 1 घंटे बैठ रहे हो, बढ़िया इंटेंस तरीके से बैठो, ठीक है, आप वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन लगा लो, आपका हो जाएगा। जीके के साथ क्या है, ये कंसिस्टेंसी डिमांड कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि भाई आप ना मेरे को रोज 40 मिनट पढ़ो, आप मेरे को रोज 2 घंटा दो, क्लास के बाद मैं बता रहा हूँ, क्लास का अलग है, ठीक, क्लास अलग है, क्लास के बाद आप मेरे को रोज 40 मिनट दो। ये नहीं होना चाहिए कि हफ्ते भर में एक बार आप 4 घंटे दे देते हो, ऐसे नहीं होगा, आप दिमाग से भूल जाओगे। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर हमको जीके याद नहीं रहता है। बेटा याद करने का तरीका क्या होता है, मल्टीपल रिविजन्स। अब रिविजन्स के आपके स्लॉट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिविजन पहला कब आएगा, दूसरा कब आएगा, तीसरा कब आएगा। अगर आपने सपोज करते हुए प्रतिज्ञा का हमारा बैच हुआ था, तो हमने क्लास 30 को ली थी, पॉलिटी की हमारी खत्म हो चुकी, 30 तारीख को पॉलिटी पूरी हो चुकी थी हमारी। अब 30 को अगर मेरी पॉलिटी हो चुकी है ना, इसका पहला रिविजन मेरी डिमांड है कि 5 तारीख तक हो जाए। अब मैं कैसे भी करता हूँ, सपोज करते मैंने 30 से प्लान करा, तो 30 से मेरा पहला रिविजन हुआ 5 तारीख को, दूसरा हुआ 11 तारीख को, तीसरे में थोड़ा टाइम लग सकता है, 25 अप्रैल के आसपास कर सकता हूँ, ताकि ये मेरे एग्जाम के पास हो। सिमिलरली सपोज करते कल हमारी क्लास होगी, तो 1 तारीख को आपका क्या हो जाएगा, 1 तारीख को आपका सीएम्स, गवर्नर्स, कैबिनेट मंत्री ये सब हो जाएंगे। इसका मैं दूसरा रिवीजन थोड़ा लेट भी कर सकता हूँ, मैं इसका दूसरा रिवीजन करूंगा, सपोज करते हैं 8 तारीख को, ठीक है, पहला रिवीजन 8 तारीख को, दूसरा रिवीजन जो आपको मैं 17 को कर सकता हूँ, तीसरा मैं अकॉर्डिंगली एग्जाम के आसपास 28 कर सकता हूँ। तो ऐसे आपको प्लान बनाना पड़ेगा, आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई ये मेरी क्लास इस दिन हुई थी, ठीक है। आप अपनी कॉपी में लिखो, पहला रिवीजन डन इस तारीख को, दूसरा डन इस तारीख को, तीसरा डन इस तारीख को। सेम चीज़ आप कैसे में करो, सेम चीज़ आप कौन सा एलआर में कर रहे होगे कि भाई आपने सपोज करते हैं अगर आपने सिलोगिज्म कर लिया किसी दिन, ठीक है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट 5 डेज के अंदर सिलोगिज्म के आपने सपोज करें 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। तो ये आपको करना रहता है, ये आपको करना है, रिवीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है यहाँ पे। एट द सेम टाइम, ठीक है, जीके में मल्टीपल रिविजन्स, रोज रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंट रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपकी बुक्स बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। एक लिमिट तक आपको क्लास में चीज़ें कराई जा सकती हैं, चाहे वो एलआर हो, कौन सो जीके हो, उसके बाद आपको बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, तब जाके आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन ऐसे नहीं कि आपने मन उठाया, ठीक है, हमने खाली क्लास कर ली हो गया, नहीं, क्लास कर ली हो गया अगर होता तो बहुत बच्चों के सिलेक्शन हो चुके होते, ठीक है। हज़ारों बच्चे आते हैं, हज़ारों बच्चे सेशंस को देखते हैं, लाखों व्यूज़ आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिलेक्शन लाखों का नहीं होता, सिलेक्शन कुछ हज़ारों का होता है, कुछ लोगों का होता है। उसकी वजह है कि आप मॉक टेस्ट, बुक्स ये सब इग्नोर कर देते हैं, वो करना पड़ता है, ठीक है। अब सिलेबस मेरे को क्लियर हो कि भाई क्या क्या आता है, अब मैं इसको कवर कैसे करूंगा। पहली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, पहली बेसिक रिक्वायरमेंट अगर मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है और कोशिश करनी होती है कि आप इंपॉर्टेंट सिलेबस पहले कवर करो। कोई भी आपका सब्जेक्ट होता है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको आप पहले कवर कर लो, ठीक है। अब हमारा जो प्लानर है प्रतिज्ञा का, वो भी ऐसा ही है कि आप अपने 20 दिन के अंदर अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको कवर करते हैं। इसमें आपका 60 to 70% सिलेबस हो जाता है,
ठीक है, 60 to 70% मैं रेलिवेंट सिलेबस की बात कर रहा हूँ। भले ही आपको नंबर ऑफ हो सकता है क्लासेस बाद में भी उतनी दिखे, बट रेलिवेंट सिलेबस जो होता है वो उस टाइम पे कवर हो जाता है हमारा। ठीक, तो 20 तारीख तक आपने वो कर लिया, अगले 10 दिन में आपने बाकी का पार्ट कर लिया, अगले 15 दिन में बाकी का पार्ट कर लिया, सो दैट आपका रिवीजन का सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है। साथ के साथ साथ मेरा प्लानर तो चल ही रहा होगा, मेरा प्लानर भी चल रहा होगा, क्योंकि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ये नहीं क्लास देख ली सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब होता है कि मैंने क्लास देखी, मैंने क्लास के नोट्स पढ़े, मैंने किताब भी उठाई, मैंने मॉक टेस्ट कर लिया, अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ उस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो ऐसे मेरी कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि भाई आपको रिवीजन करना है, हर चीज का रिवीजन जो भी आप पढ़ते हो एक हफ्ते के अंदर अंदर रिवाइज करो। ये बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आज पढ़ा अब इसको देखेंगे मई में जाके, ऐसे नहीं चल पाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप भूल जाओगे। ठीक, आप इस टाइम पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहे हो, इतनी सारी इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहे होगे, आप चीजें मिस आउट करोगे। आपने बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं अभी, अब आप इसमें आए डायरेक्टली, प्रेशर है। ठीक है, दिमाग अभी तक बेचारा ठंडा नहीं हो पाया है ना। ठीक है, तो वो ऐसा चल रहा है, प्रेशर है उस पर बना हुआ है, एंड यू हैव टू डू कि भाई करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल, बाकी सबने कर रखा है पहले। डोमेन के लिए मेरा एडवाइस क्या रहेगी, डोमेन अगर आपका बहुत अच्छे से कवर्ड है, आप डोमेन की क्लास लेकर तुरंत मॉक टेस्ट पे कूदो, क्योंकि बुक आपने इनफ पढ़ ली है, क्लास ली, आप तुरंत मॉक टेस्ट पे गए तुरंत ही, ताकि आपका डोमेन का सब्जेक्ट कवर होता चला जाए साथ के साथ। वहां पर आपको ये नहीं करना कि यार अब ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल स्क्रैच से चल रहे हो डोमेन, जीएटी स्क्रैच से हो सकता है, डोमेन थोड़ी हो रहा है, वहां डायरेक्टली मॉक टेस्ट में जा सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमको ध्यान में रखना है, तो रिवाइज करना है। तीसरी चीज प्रैक्टिस वाइज, भाई टॉपिक वाइज क्वेश्चन होने चाहिए आपके टॉपिक वाइज। आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उसके आपके जब तक जितने तरह के सवाल बन सकते हैं उससे आपने वो नहीं कर लिए, तब तक आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने होंगे, उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज में भैया अगर कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो फर्क क्या पड़ता है, एक इंक्रीज करते हैं आप स्टेबल कैसे रखते हैं, जितने भी टाइप हो सकते हैं सारे ही आप कवर करोगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी ही करना। सेम चीज़ यहाँ पे जीके का एंगल आता है। अब बच्चे कहते हैं कि हमने सर क्लास देख लिया, इसके बाद भी कुछ करना है। हाँ यार, किताब पढ़नी है। जीके में जैसे आप क्वांट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एलआर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जीके में आप पढ़ते हो, आपको पढ़ाई करनी होती है जीके में, तो आप वो पढ़ोगे जाके किताब से, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्वांट्स में ऐसा तो नहीं जितने सवाल क्लास में होगा आपने उतने कर लिए, या फिर मैथ्स में आपने जब पेपर दिया होगा सैंपल पेपर लगाए होंगे ना, या फिर जितने क्लास में सर ने करा उतने कर ली, नहीं ना। जीके में सिमिलरली क्वेश्चन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर पढ़ने से फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आप किताब उठाओगे, उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, देन लास्ट पार्ट आता है जहाँ पर आप मॉक टेस्ट देते हो। तो अब यहाँ पर आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, यहाँ पर आपकी जो एमसीक्यू सॉल्व करने की आर्ट होती है वो डेवलप होगी। क्योंकि देखो टॉपिक वाइज करने से क्या होता है ना, आपका दिमाग एक पैटर्न पे चल रहा होता है, आपके दिमाग में भी सबकॉन्शियसली फिट हो जाता है कि हाँ ठीक है, अभी मैं जीके के 20 क्वेश्चन करने बैठा हूँ, तो जीके की तरफ दिमाग चलेगा आपका। लेकिन सीयूटी में तो ऐसा होता नहीं है, हो सकता है आपका पहला क्वेश्चन जीके का हो, दूसरा एलआर का हो, तीसरा क्वांट्स का हो, मिक्स एंड मैच कर दे पूरा का पूरा। ठीक है, तो वो आदत भी आपके पास होनी चाहिए कि चलो ठीक है, एक सीक्वेंस में क्वेश्चन ना करके अगर मिक्स आते हैं तो भी मेरे को आदत होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि सरप्राइज हो जाओ कहीं, एक क्वेश्चन है एलआर का, एक क्वेश्चन जीके का, एक क्वांट्स का, तो कंफ्यूज हो गए कि अरे कैसे करें इसको। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उस केस में। अब यहां पर सबसे ज्यादा चीज जो आती है, जो मैं आपको टिप बताने वाला था, स्पेशल टिप क्या है, मिस्टेक्स। किस तरह की आप गलती करते हो। ठीक है, मिस्टेक कॉपी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह की मिस्टेक करते हो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो मिस्टेक मैं ओवरऑल 3 पार्ट से डिवाइड करता हूँ। एक होती है आपकी नॉलेज वाइज, कि भैया आपने कोई नया टाइप का क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है, नॉलेज वाइज मिस्टेक, आपने पढ़ ही नहीं रखा था, कोई बात नहीं भाई, नॉलेज मिस्टेक हो सकती है, आपने नहीं पढ़ा, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अब मैं तीनों को सॉल्यूशन देता चलूंगा। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको जाके पढ़ना है, आपको क्या करना है, उसको जाके पढ़ना है जो नया टॉपिक है। दूसरा क्या होता है, दूसरी आपकी सिली मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक, आपने सपोज करते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्मर रूलर ऑफ इंडिया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपने नॉट ना पढ़ा, आपने पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूलर ऑफ इंडिया फॉर्मर, फिर आपने बोला वो सिली मिस्टेक है। आपका ए ऑप्शन आपको लग रहा था, आपने करेक्ट करा, सब कुछ करा, ए ऑप्शन आपने आंसर निकाला, एग्जाम बी लगा के आ गए, तो वो एक गलती है, सिली मिस्टेक जो आपकी होती है नॉर्मल तौर पे। अब वो भी चलो ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है उसका, आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करोगे और जो भी आपकी जिस तरह की गलती है ना उसको लिखोगे कि इस बार मैंने इस क्वेश्चन में ये वाली गलती करी है। तो दिमाग सबकॉन्शियसली क्या जाता है, हम लोग चीजें जब लिखते नहीं ना तो आदत हो जाती है कि चलो ठीक है यहाँ चल रहा है, लिखते हैं तो सबकॉन्शियसली दिमाग में रहता है कि हाँ यार इसको देखना है, आप कॉन्शियसली इसको कवर करो कि यार इसको देखना है, इसको ध्यान में रखना, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप वो मिस्टेक आइडेंटिफाई करो जिनको रिपीट नहीं करना है किसी भी केस में, किसी भी केस में रिपीट नहीं होनी चाहिए। देन आती है आपकी फाइनली कॉन्सेप्ट मिस्टेक, और ये आपकी होनी ही नहीं चाहिए। मतलब ये मिस्टेक आपकी 5% से कम होनी चाहिए। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, चाहे आपने सिलोगिज्म पढ़ा है, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है, या फिर आपने पॉलिटी पढ़ी है, कॉन्सेप्ट नहीं हिला होना चाहिए। यहाँ पे मैथमेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर भाई आपको समझ में आ चुका है कि भाई एक क्वांटिटी बढ़ाने से अगर मुझे ओवरऑल कोई चीज़ है उसको स्टेबल रखना है, ठीक है, सपोज करते हैं अगर प्राइस है और क्वांटिटी है, जिससे मेरा ओवरऑल खर्चा मुझे स्टेबल रखना है, खर्चा मेरा स्टेबल होना चाहिए, प्राइस क्वांटिटी वेरी कर सकता हूं मैं। अगर मुझे पता है कि यार ठीक है एक चीज़ अगर बढ़ाऊंगा दूसरी कम करनी है मुझे, ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है ना, अब गलती नहीं होनी चाहिए। वहां पे ये होनी चाहिए भाई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा, क्या करना होता है उसमें, वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ कर ली है, दैट शुड बी द एंड ऑफ इट ऑल।
ठीक है, ये आपकी मिस्टेक कॉपी अगर आप रखोगे ना, मतलब मैं हर साल बच्चों को बताता हूँ, हर साल लाखों बच्चे सुनते हैं, हज़ारों बच्चे सुनते हैं, लाखों तो ज़्यादा बोलती, हज़ारों बच्चे सुनते हैं, बहुत छोटे लोग उसको फॉलो करते हैं, मतलब लेस देन 10% फॉलो करते हैं। मैं 10% ज़्यादा बोल रहा हूँ, एग्जैजरेट कर रहा हूँ, 5% होंगे, लेकिन वो 5 के 5% जितना उनका लेवल था, ठीक है। अब यार देखो, जो इंसान नेचुरली ज़्यादा टैलेंटेड होता है ना, वो है, लेकिन जितना उसका लेवल होता है ना, अगर उसका मुझे लग रहा था कि यार ये इंसान साउथ कैंपस पहुंच सकता है, लेकिन वो नॉर्थ निकाल लेते हैं, क्यों? अगेन मिस्टेक कॉपी, मिस्टेक आइडेंटिफाई करी, देखा क्या गलती है, सुधारने की चाहत रखी। ये नहीं कि मिस्टेक देख लिया, चलो ठीक है, नॉलेज कमी थी, बहुत बढ़िया, कॉपी में लिख लिया नॉलेज की कमी थी, अगले मॉक टेस्ट से पहुंच गए। नहीं भाई, नॉलेज की कमी थी, सॉल्यूशन पे भी आना है, पढ़ना है उसको। सिली मिस्टेक है, चलो ठीक है, ये मिस्टेक थी, ध्यान देना अगली बार कि सिली मिस्टेक ना हो। तो ये सब का आइडेंटिफाई करना रहता है, मिस्टेक कॉपी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इस चीज़ में। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देखो, ओवरऑल इसमें आपको सबसे पहली चीज़ टेलीग्राम चैनल, अगर कोई डाउट वगैरह आता है आप मेरे से डायरेक्टली इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपनी पर्सनल टेलीग्राम आईडी दे रखी है, एंड आज रात 12 बजे तक आपको पता होगा प्रतिज्ञा जो हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी इसकी क्लासेस हो चुकी है, आपको दिख रही होंगी, उसकी मैक्सिमम स्केल है, उसकी मैक्सिमम स्केल है, और आपको कोड यूज़ करना है AYU99। उसमें इनरोल करने के लिए आपको आपकी मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस वगैरह भी मिलती रहे, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। और एग्जाम क्रैक करना, रिमेंबर, इज एन आर्ट। स्कोर लाना बोर्ड्स में वो अलग कला है, एग्जाम क्रैक करना एक अलग कला है। वो प्रेशर हैंडल करना, वो कंप्यूटर की स्क्रीन का क्वेश्चन देखना, उसको सही से टिक करना, फिर आगे बढ़ना। जब एक बार में ना टिक हो सकता है आपका माउस खराब हो, एक बार में ना टिक हो तो वो इतना बफर लेके चलना कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन में 250 में 250 कैसे स्कोर करा जाएगा, इसकी मेरे को प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको प्रतिज्ञा बैच में सब कुछ मिलेगा, क्लासेस हो, जो भी मैंने मेंशन करा, क्लास हो, बुक्स हो, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, यू हैव टू यूज द कोड AYU99 ताकि आप एनरोल कर सको। क्लासेस ऑलरेडी इन मोशन है, लेकिन आज रात 12 बजे तक आपकी मैक्सिमम जो सेल है वो चल रही है। एनरोल करने के लिए करना क्या होता है? एनरोल करने के लिए आपको आना होता है, ठीक है, यहाँ पर करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे आप आओगे, करियर्स अड्डा की वेबसाइट पे, एंड यू विल गो हेयर, यू सर्च फॉर करियर्स अड्डा। करियर्स अड्डा आपने करा, ठीक है, यहाँ पर आप गए, ठीक है, आपने क्या करा, आपने कहा CUT क्रैश कोर्स। CUT क्रैश कोर्स में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, लास्ट डे टू ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पर आप सपोज करते हैं GAT है, तो आपने अगर GAT का पार्ट करना है, यू विल यूज द कोड AYU99, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एंड 2615 में आपको पूरा GAT लैंग्वेज तैयार हो जाएगा, लैंग्वेज इंक्लूडेड है इसमें, GAT लैंग्वेज तैयार हो जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट में सब कुछ कवर हो जाएगा। तो वन स्टॉप सोल्यूशन ये आपका रहेगा। सिमिलरली आपको डोमेन भी तैयार करना है, आप कहते हो कि नहीं सर हमको डोमेन भी करना है, ह्यूमैनिटीज़ के बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, वो कहते हैं तो डोमेन भी करना है, सपोज करते हैं आप अगर डोमेन करना चाहते हो, उस केस में आप डोमेन वाली क्लास में आ जाओ, डोमेन आप ऐड कर लो, लैंग्वेज GAT आपका रहेगा ही, आपका डोमेन भी तैयार हो जाएगा, जिससे आपको डोमेन के मॉक टेस्ट क्लासेस, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से तैयारी बहुत सारे लोगों ने नहीं भी कर रखी होती है। तो वहां पर भी आप क्या करोगे, वहां पर भी आप कोड यूज करोगे AYU99, एंड आपको 3498 या फिर 3485 में आपको पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा, विच इंक्लूड्स लैंग्वेज GAT एवरीथिंग। तो याद रखना, आज 12 तक लास्ट डेट है, उसमें आपको एनरोल करने की मैक्सिमम डिस्काउंट साथ में। बाकी अगर कोई इस वीडियो को बाद में देखता है तो आपके पास मेरे ख्याल में ऑप्शंस रहेंगे और भी, ठीक है, पूरी प्रिपरेशन करने का, प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करने का। सो आप लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अंटिल देन, दिस इज आयुष सिंह साइनिंग ऑफ।